Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. So आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फेडरिक विंसलोन टायलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और हम पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। टायलर 1856-1915 was an American who started his career as a machinist in Midway Steelworks, Philadelphia, and gradually through his hard work and progress and rose to the position of the chief engineer. सो ये जो फेडरिक विंसलो टायलर है, इनका बर्थ 1856 में हुआ था एंड डेथ 1950 में हुआ था। और ये जो अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मशीनिस्ट, कहाँ पे, इन मिडवेल में, स्टील वर्क में एंड फिलाडेल्फिया में। एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस, इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, फिर उन्होंने प्रोग्रेस किया एंड देन ही रोज टू द पोजिशन ऑफ द चीफ इंजीनियर. So he introduced his observation and experiment based on scientific data. Taylor's approach toward management terms as a scientific management. ये जो फेडरिक विंसन टायलर हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट को बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा, और इन्होंने अप्रोच किया टूवर्ड मैनेजमेंट टर्म्स एज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फॉर दिस कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्रू ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो ये था हमारा मीनिंग. सो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the method developed through scientific analysis of work. ऑर्गेनाइजेशन उसकी एफिशिएंसीज इंक्रीज करने के लिए जो रूल ऑफ थंब मेथड है, इसको सब्सटीट्यूट किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क. रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर. जो रूल ऑफ थंब का जो डिसीजन जो लेता है मैनेजर, ये उसकी जजमेंट पे बेस करता है. टायलर इंस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क. ये जो साइंटिफिक मेथड जो यूज़ करता है टायलर फॉर एवरी स्मॉल वर्क के लिए. दिस प्रिंसिपल इज कंसर्नड विद सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. सो ये जो प्रिंसिपल है, साइंटिफिकली एनालाइज करता है कि जॉब को हम कैसे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. Standard requirement time and standard output should be defined by the manager. This will help in saving time and human energy and will result into expected standard output. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जब हम किसी जॉब को परफॉर्म करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और ह्यूमन की कितनी एनर्जी लगती है जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ये शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर. और ये हेल्प करता है कि हम कैसे टाइम को बचा सकते हैं और ह्यूमन की पावर्स को, किसकी एनर्जी को कितना बचा सकते हैं, विल रिजल्ट इनटू एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट. सो अकॉर्डिंग टू टायलर, इवन अ स्मॉल प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन स्टील इनटू बॉक्स कार कैन बी साइंटिफिकली प्लानड. So second point is harmony, not discord. According to this principle, there should be harmony between the employee and management. This coordination will help in minimizing conflict between them. So according to the principle, जो ये हारमोनी रहती, कोऑर्डिनेट करता है किसको, एम्प्लॉयज़ के एंड मैनेजमेंट के बीच में, और ये मिनिमाइज करता है कॉन्फ्लिक्ट के बिटवीन देम, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़े. So perfect understanding between employee and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal. So अगर employees and management के बीच में understanding जो रहती है अगर अच्छी रहेगी, so it will be helpful in creating healthy work environment. वो अपने goals को achieve भी कर सकते हैं. So for example success, organization should be think about maximum prosperity of employees also. Third point is mental revolution. Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focuses on change in the attitude of employees and management toward each other. ये जो प्रिंसिपल है, फोकस करता है टू द चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर, and they should give full cooperation for achieving goal of the organization. This will increase the productivity and profit. सो इन ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट होते हैं, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड दे शुड गिव फुल कॉन्फिडेंस फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट. Fourth point is cooperation, not individualism. This principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, for example, employees and management. Cooperation, trust,
team spirit, etc. Internal competition will turn into healthy working environment. Management should always consider the suggestion given by employees in decision-making process. Employees should be treated as an integral part of organization in all respect. So in every organization जो internal competition होता है will be turned into a healthy working environment. और ये जो मैनेजमेंट होता है ये ऑलवेज कंसिडर करता है सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयज़ इन एवरी डिसीजन मेकिंग. जो एम्प्लॉय होता है इट शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट. So at the same time, employees should resist themselves for going on strike and making unnecessary demand from management. तो जैसे कि बिजनेस होता है उसमें सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं स्ट्राइक पे चले जाते हैं फॉर डिमांडिंग द बोनस इन अ ऑर्गेनाइजेशन. So fifth point is divisions of responsibility. Proper divisions of work should be always be accompanied with the divisions of responsibilities between the manager and employees. Manager planning is done by the top and middle level management authorities where employees are concentrating on its execution. So जब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि काम डिवाइड होता है कि एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर के बीच में वैसे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाती है उनके काम के हिसाब से बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़. और जो प्लानिंग जो रहती है डन बाय द टॉप एंड मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑथराइज वेयर एम्प्लॉयज़ एंड आर कंसंट्रेटिंग ऑन इट्स एग्जीक्यूशन. So the reporting is done as per the instruction given by the superior. Manager should always help, encourage and guide the employees. तो इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर दिए जाते हैं गिवन बाय द सुपीरियर. सो ये जो मैनेजर होता है ये ऑलवेज हेल्प करता है, इंकरेज करता है, गाइड करता है किसको, एम्प्लॉयज़ को. एंड इट हेल्प दी फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़. Sixth point is development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. Best performance of any organization always depend on skills and capability of its employee to a greater extent. तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई अच्छा परफॉर्म करता है सो ऑलवेज डिपेंड होता है स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर. Thus providing training and development program to the employees whenever requirement is very essential. It's ultimately affect the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. So ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू दी एम्प्लॉयज़ वेन एवर दे रिक्वायर्ड. इट इज़ वेरी एसेंशियल और ये अल्टीमेटली उनके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को. और एम्प्लॉय जो उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अटेन द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी. सो अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो इसमें सबसे पहला है वर्क स्टडी. सो बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स proper work study should be done by the management. Work study consists of an organized, systematic, critical assessment of the various activity or function. Work study is based on the techniques such as time study, motion study, method study and fatigue study. जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये पूरे वर्क को एनालाइज करता है कि वर्क कैसे परफॉर्म किया गया है. वर्क स्टडी कॉन्सिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड फंक्शन. ये जो वर्क स्टडी है बेस्ड ऑन दी सम टेक्निक्स. ये जो टाइम स्टडी है, मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, फटीग स्टडी है. मैं आपको बताती हूँ इसमें है क्या करके. टाइम स्टडी है इसको ऑब्जर्व किया था, रिकॉर्ड किया था कि कितना टाइम लगता है एक एम्प्लॉयज़ को परफॉर्म करने के लिए वो टास्क को. एंड विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी द प्रेसियस टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड. So it is technique is used for fixing the standard time required to do particular task under given condition. It is useful to measure the efficiency of employees and to control the cost of the work. हम देखेंगे मेथड स्टडी. सो जो मेथड स्टडी होता है बहुत तरीके के मेथड होते हैं फॉर कंप्लीटिंग द टास्क एंड जॉब परफॉर्म करने. So for the best quality and cost effectiveness, identify the best method of doing a particular job is very important but challenging task for a manager. It helps in reducing the wastage of time, raw material, and it is improving the utility of all resources as per the predefined objective. It helpful in determining the method for handling the raw material, transportation, inspections and storage etc. ये जो एम्प्लॉय होता है ये किसी पर्टिकुलर टास्क के जॉब को परफॉर्म करता है तो वो बेस्ट मेथड अप्लाई करता है फॉर अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. और ये चैलेंजिंग रहता है टास्क फॉर अ मैनेजर के लिए. और रिड्यूस करता है वेस्टेज ऑफ टाइम, रॉ मटेरियल और इम्प्रूव करता है यूटिलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज एज पर देयर प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स.
सो अब हम देखेंगे मोशन स्टडी। द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन्स विल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोशन स्टडी मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। जब कोई एम्प्लॉय किसी जॉब को परफॉर्म करता है तो अपने हैंड को यूज़ करता है फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब। सो इट इज़ हेल्पफुल इट eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. It also help in improving the efficiency of an employee. सो अब हम देखेंगे फटीग स्टडी होता क्या है। तो जनरली मीन्स आर लॉन्ग वर्किंग हार्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, हैवी वर्किंग टूल्स एंड पुअर वर्किंग कंडीशन रिजल्ट इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल फटीग्यू, it has a adverse effect on a health and efficiency of the employee. The study of fatigue and step to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employee. फटीग स्टडी होता है जनरली ये जो होता है टारगेट प्रेशर होता है, हैवी वर्किंग टूल्स होता है, पुअर कंडीशन रिजल्ट होता है टू इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए। और ये इफेक्ट भी करता है एम्प्लॉयज़ के हेल्थ की भी, और इनकी एफिशिएंसी भी रिड्यूस करता है। ये थे हमारे 4 वर्क स्टडी। सो अब हमारा सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड at workplace, Taylor advocated standardization of tools and equipment. Standardization working environment and method of productions help in reducing spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the worker, and it improve the quality of work. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट का जो मेथड है ये हेल्प करता है किसको, वर्किंग इन्वायरमेंट को, कि कैसे रिड्यूस किया जाए स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फटीग्यू, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अमॉन्ग दी वर्कर। थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टायलर emphasized द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डे वर्क. Scientific work setting is important to prevent the employees from doing work much below their capacity. By using this technique, employee will complete the task according to standard given, and management can keep proper control on optimum utilization of workforce. सो ये जो मेथड है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, ये एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंट देता है फ्रॉम डूइंग अ वर्क फ्रॉम मच बिलो देयर कैपेसिटी। सो ये जो एम्प्लॉय है ये टेक्निक उसको यूज़ करते हैं फॉर कंप्लीटिंग द टास्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गिवन। और ये जो मैनेजमेंट है प्रॉपर कंट्रोल रखता है एम्प्लॉयज़ के वर्क फोर्स के ऊपर। हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट साइंटिफिक सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग। सो मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। जो मैनेजमेंट है ये सिलेक्ट करता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए, ये सिलेक्ट करता है थ्रू द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। इट नीड टू फिक्स द जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट. Employees are selected according to predetermined standard in an impartial way. After selection, management should provide the proper training program to increase their efficiencies. Employee होते हैं इनको select किया जाता है according to predetermined standard in an impartial way. और ये जो मैनेजमेंट है ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसीज। So fifth point is functional organization. So in this concept of Taylor, planning is separated from implementation. That means planning is done by the different people and actual work is supervised by different people. Thus the every work will be supervised by two different set of supervisor. जो प्लानिंग होता है इज़ डन बाय द डिफरेंट पीपल, और जो एक्चुअल जो काम होता है मैनेजमेंट में इज़ सुपरवाइज बाय डिफरेंट पीपल। मैनेजमेंट के जो काम होते हैं ये डिफरेंट पीपल सुपरवाइज करते हैं बाय द डिफरेंट सेट ऑफ सुपरवाइजर। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ ये कैटेगराइज हुआ है एज एट अ प्लानिंग लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशियल पीस रेट एज वेज प्लान. Remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain a standard output. तो ये जो रेम्यूनरेशन होता है, रेम्यूनरेशन मीन्स जैसे कि हम किसी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करते हैं, सो इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन अ स्टैंडर्ड आउटपुट. Suggested the differential piece wage system. Higher rate are offered to employee who complete the task when more than the standard quantity under this system. और इन्होंने सजेस्ट किया डिफरेंशियल पीस ऑफ वेजेस सिस्टम. अगर कोई एम्प्लॉय अगर ज़्यादा परफॉर्म करेगा वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया जाएगा करके मीन्स रेम्यूनरेशन. सो on the other hand, if employee is performing below the standard, he shall be given lower rate of wages. So अगर कोई employee अगर कम परफॉर्म करेगा वर्क विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो उसको लो इंटरेस्ट मीन्स रेम्यूनरेशन कम पे किया जाएगा. सो दिस टेक्निक मोटिवेट द एम्प्लॉय टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस.
हमारे प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपके सारे डाउट्स जो भी थे क्लियर हो गए होंगे।